सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज की समाज शास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। ऋषि ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने जाति एवं जाति व्यवस्था के बारे में बात की थी। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाति के बारे में डिटेल से बताया था। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसके बारे में बात की थी और कुछ सामाजिक चिंतकों के अपने अपने विचारों के बारे में भी हमने विस्तार से बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं उपनिवेशवाद और जाति। तो देखते हैं इसमें क्या है। जाति एवं जाति व्यवस्था। सबसे पहले जाति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जाति एक बंद निकाय है। इसमें व्यक्ति इसको जन्म से लेकर के पैदा होता है और जाति को सामान्य रूप में बदला नहीं जा सकता। जाति के अपने कुछ नियम होते हैं, वे बहुत ही सख्त होते हैं। जैसे कि विवाह के जो नियम होते हैं वो जाति आधारित ही होते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं। अंतर्जातीय विवाह इत्यादि के कारण जाति व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में बहुत लचीली हो गई है। तो आगे के बारे में विषय में हम बात करेंगे। जाति व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से दो बिंदुओं के बीच में एग्जिस्ट करती है, जिसमें उनका मुख्य बिंदु होता है शुद्धता, या हम बोलते हैं जैसे शुचिता, या अशुद्धता या अशुचिता पर आधारित होती है। शुद्धता या शुचिता, जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, शुद्धता यहाँ पे शुचिता का क्या मतलब है कि जो लोग शुद्धता के पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, है ना। जिस प्रकार से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वच्छता के कार्य होते हैं, तो सामान्य रूप में प्राचीन जो जाति व्यवस्था जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें शूद्र जाति जो है, जो शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, उनको स्वच्छता के कार्य दिए जाते थे, लेकिन उनको अशुद्ध जाति माना जाता था। और जो पूजा पाठ के इत्यादि के कार्य करते थे, उनको शुद्ध जाति माना जाता था। तो ये शुद्धता और अशुद्धता का जो बीच का जो भेदभाव है, वही वास्तव में जाति व्यवस्था का एक आधार ऐसा समझा जाता है। आपका भिन्नता और अलगाव पर आधारित। तो इसके बारे में हमने पिछली एक वीडियो में भी चर्चा की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। भिन्नता और अलगाव पर आधारित। भिन्नता मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि भिन्नताएं। एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है, उसके कई कारण हैं। जैसे वो आर्थिक आधार पर भिन्न हो सकती है ना, राजनीतिक आधार पर भिन्न हो सकती है, और उनके रंग रूप के आधार पर भी भिन्न हो सकती है। उसके आधार पर भी कास्ट सिस्टम बनी है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसका आधार रेस भी माना है कई सोशलॉजिस्ट ने। तो यह है। और एक अलगाव पर आधारित भी जो है, अलगाव का मतलब यहाँ पे होता है कि एक जो जाति होती है वो अपने आप को दूसरे समुदायों से अपने आप ही पृथक कर लेती है। उसके अपने कुछ नियम निश्चित हो जाते हैं, उसी के आधार पर वह जाति कार्य करती है। तो यह भिन्नता और अलगाव। दूसरा आता है संपूर्णता और अधिक्रम। संपूर्णता का यहाँ पे अभिप्राय है, यानी कि वो अपने आप में ही अपने पूर्ण हो जाती है, यानी कि उसकी जितनी ज़रूरतें होती हैं उस जाति के अंतर्गत ही वो पूरी हो जाती हैं। जैसे विवाह होना है तो उसी जाति के अंतर्गत होना है ना। और भी दूसरे जो कार्य होते हैं, लेन देन का कार्य, खाने पीने का जो नियम होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, वो सभी उसकी अपनी ही जाति में संपूर्ण होते हैं, या वो अपनी ही जाति में उसको संपूर्ण करना चाहता है। ऐसा करके वो जो जाति है एक बंद निकाय हो जाती है। दूसरा अधिक्रम, यानी कि जातियों का एक श्रेणी होती है, जातियों की एक श्रेणी होती है, उनका एक क्रम होता है। तो ये संपूर्णता और अधिक्रम पर भी आधारित है। इसके बाद में हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और जाति। तो उपनिवेशवाद और जाति, कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक विद्यालय था, वो दो गाँव के बीच में एक विद्यालय था। दो गाँव थे, एक रामनगर था, एक किशन नगर था। तो उन दोनों के बीच में एक ही विद्यालय था, और दोनों गांव के जो बच्चे थे वो सभी उसी विद्यालय के अंदर पढ़ते थे। उन दोनों गांव के बच्चों के बीच में बड़ी अच्छी एक यूनिटी थी, एकता थी। सभी जो गांव के जो लोग बच्चे थे वो सभी मिलकर के वहाँ पे रहते थे, और मिलकर के वो सारे काम करते थे। यदि किसी प्रकार की शरारत भी होती थी तो वो सभी उसमें संलिप्त होते थे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे की उसमें कमियाँ नहीं बताते थे, जिसके कारण विद्यालय के किसी भी अध्यापक को ये पकड़ में नहीं आती थी। अब हुआ ये कि उस विद्यालय में एक नया अध्यापिका आया। उस अध्यापक ने क्या किया, उसने इस पूरी व्यवस्था को समझा और उसने ये देखा कि जो छात्र हैं वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए। उसने क्या किया, उस गांव के जो बच्चे थे, एक रामनगर के और किशन नगर के, उसने क्या किया, रामनगर के बच्चों की एक सूची बनवाई। और रामनगर के बच्चों की सूची बना करके उसने बोला कि रामनगर के बच्चों को आगे
खेल में एक प्रतियोगिता होनी है, उसमें केवल रामनगर के बच्चे ही जाएंगे, जिसके कारण किशन नगर के जो बच्चे थे उनके मन में एक वैमनस्य की भावना, एक द्वेष की भावना पैदा हुई किशन नगर के बच्चों के मन में रामनगर के बच्चों के प्रति। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वो बच्चे प्रतियोगिता में गए, वहाँ से कुछ जीत करके लेके आए, तो उनके हौसले बहुत बुलंद थे। जब वो उसी खुशियाँ मना रहे थे तो किशन नगर के बच्चे बड़े उदास बैठे हुए थे। धीरे धीरे क्या किया उस टीचर ने, उस अध्यापक ने फिर किशन नगर के बच्चों को प्राथमिकता देनी शुरू की, और उन्होंने बोला कि विद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है और उसमें किशन नगर के बच्चों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और वहाँ पे किशन नगर के बच्चों को स्पेशली कुछ कार्य दिए गए और वहाँ पे उनको बड़ा सम्मान दिया गया, जिसके कारण रामनगर के बच्चों के मन में एक द्वेष की भावना पैदा हुई। धीरे धीरे रामनगर के और किशन नगर के बच्चों में अलगाव स्थिति पैदा हुई और वे दोनों एक दूसरे से कटने लगे। और वो इस कदर हो गए कि आगे अगर कोई रामनगर का बच्चा कोई शरारत करता था तो किशन नगर के बच्चे तुरंत अध्यापक को बता देते थे, जिसके कारण चोरी पकड़ में आ जाती थी और उनको दंड मिलता था। तो इस कहानी से हम क्या शिक्षा लेते हैं, ये अभी आपको आगे के विषय में समझ में आएगा। देखते हैं। 1800 से 1947 तक का 150 वर्ष का समय था अंग्रेजी शासन का, जो मुख्य रूप से जब अंग्रेजी शासन पूरे तरीके से अपने चरम सीमा पर था। और उसके बाद में हम देखते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। दूसरा आता है हमारा 1947 से लेकर के अब तक, यानी कि ये जो 70 वर्ष का एक जो समय है, लगभग 7 दशक हो गए, ये जो समय है, इसमें हम देखते हैं अधिकतर विद्वान मानते हैं, जैसा हम जानते हैं कि जाति के रूप में वह प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जाति रूप जो है, वास्तव में जाति जो व्यवस्था जितनी आज के समय पे हमको कॉम्प्लेक्स और जटिल दिखाई देती है, वास्तव में ये उतनी जटिल नहीं थी। लेकिन अंग्रेजी शासन के बाद में यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल और अधिक कॉम्प्लेक्स होती चली गई है। ऐसा अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भारतीय जातियों की विभिन्न प्रथाएं और विभिन्न जो तौर तरीके थे, उनके बारे में उन्होंने एक सुव्यवस्थित गहन सर्वेक्षण करने शुरू किए। क्या कारण थे, देखते हैं। 1860 के दशक में जनगणना के कार्य को प्रारंभ किया गया। 1860 का समय यहाँ पे समझने की बात है। 1857 में हम जानते हैं भारत का जो था पहला स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि सभी जातियों के लोग और सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके एकजुट होकर के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कड़ा प्रहार किया था। तो अंग्रेजी शासन ने ये सोचा कि इनके अंदर बहुत अधिक यूनिटी है, इसको किसी तरीके से खंडित किया जाए। तो उन्होंने 1860 के दशक में जनगणना के कार्य को प्रारंभ करना शुरू किया। अर्थात जनगणना के कार्य को उन्होंने इसके बारे में विचार किया कि किसी प्रकार से हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन को पैदा करके उसको उजागर करें, ताकि इन दोनों के बीच में वैमनस्य की भावना पैदा हो। तो हुआ क्या, 1881 से हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना होने लगी। ये वहीं से तभी से नियम है। हमारी लास्ट जो जनगणना वो 2011 में हुई थी और अब फिर से अब 2021 में फिर से जनगणना होगी। तो इसमें हुआ क्या, 1901 में हर्बर्ट रिजले, ये ट्रीजले लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे, हर्बर्ट रिजले नाम के एक अंग्रेजी अफसर थे, उनके द्वारा एक जनगणना कराई गई, जो कि क्या थी, मुख्य रूप से वो जाति आधारित थी। जाति आधारित आंकड़े इकट्ठे किए गए और लगभग सभी जातियों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जातियों से संबंधित ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र उनके पास जमा कराए, हजारों की संख्या में, जिससे वो अपनी जाति को ऊंची जाति या श्रेष्ठ जाति सिद्ध कर सकें। तो उसके बाद में हुआ ये कि अंतिम उनके अंग्रेजी शासन के अंतिम दौर में, यानी कि जब अंग्रेजी शासन लगभग अपने खत्म होने की कगार पे था, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से 1935 में भारत सरकार अधिनियम नाम का एक जो कानून था वो पारित किया। और उसके अंदर उन्होंने विशेष रूप से दलित वर्ग के नाम का एक ठप्पा लगाया। एक जाति को उन्होंने बाकायदा दलित वर्ग माना, और जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नाम के ये जो दो वर्ड्स हैं, ये तब से अस्तित्व में आए। इसके कारण हुआ ये कि जो जाति आधारित जो बहुत सारी जो हमारी अपनी अवधारणाएं थी, जो पहले नहीं होती थी, या पहले हम जो एक दूसरे के प्रति ऐसी हमारी भावना नहीं थी, उसके बाद में वो शुरू हो गई। तो अब हम निष्कर्ष के रूप में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, जाति व्यवस्था के हमारे ज्ञान के स्रोत प्राचीन काल के हैं तथा अपर्याप्त हैं। यानी कि इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जितने ज्ञान के स्रोत हैं, जो हमको जाति व्यवस्था के बारे में बताते हैं, वो सभी स्रोत कैसे हैं, वो प्राचीन काल के पौराणिक स्रोत हैं। और पौराणिक स्रोतों की स्थिति को हम आज की स्थिति से तुलना करके समझ नहीं सकते हैं, यानी कि उससे हम केवल एक अंदाज़ा मात्र लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो प्राचीन काल के हैं और अपर्याप्त हैं।
दूसरा हम कहेंगे कि जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है, यानी कि केवल कि एक कर्म किसी प्रकार के कार्य में जुड़ी हुई है या दूसरी किसी और कार्य में जुड़ी है, केवल इतने से ही वो असमान नहीं है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक दूसरे की सहयोगी होंगी और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यानी कि हर एक जाति का अपना एक कार्य बटा हुआ है। केवल ये नहीं है कि एक जाति जो है वो अपने ही में ही संपूर्ण मानी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। एक जाति के कोई भी कार्य होते हैं उसमें बाकी जातियां भी पूर्ण रूप से सहयोग देती हैं और सहयोगी होती हैं। ऐसा हम ग्रामीण समाज में भी देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था और तत्संबंधी प्रबंधन तथा कानूनों ने उच्च जातियों के रूढ़िगत अधिकारों को वैध मान्यता देने का कार्य किया है। भू राजस्व व्यवस्था मतलब जो अंग्रेजी शासन के समय पे जो सबसे पहली बार भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, तो उस समय के जो संबंधी प्रबंधन था, उन्होंने क्या किया, कानूनों के माध्यम से जो कुछ जातियां जो अपने आप को श्रेष्ठ जातियां मानती थी उनको उन्होंने वैध मान्यता दे दी, क्योंकि वे काफ़ी बड़ी भूमि के अधिपति थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको वैध मान्यता दी कि हाँ ये जो जातियां हैं ये प्रकृष्ट हैं। इसका जो संबंध है वो उसी कहानी से है जो मैंने आपको अभी सुनाई है। इसके बाद में आता है औपनिवेशिक काल में जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए हैं तथा उसके लिए उसके नियम और भी उसके निशान और भी गहरे हुए हैं। वही औपनिवेशिक काल में यानी कि उपनिवेशवाद के समय पे, जिस समय पे अंग्रेजी शासन था, उस समय पे क्या हुआ, जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए। यानी कि उसमें हम ये देखते हैं कि केवल जो नीची जाति मानी जाती हैं या फिर जो ऊंची जाति मानी जाती हैं, दोनों के ही जातियों से प्रबुद्ध लोग बाहर निकल करके आए और उन्होंने उसमें आधारभूत संरचना में अनेकों परिवर्तन करने के उन्होंने प्रयास किए। अंतिम पॉइंट आता है हमारा कि पूंजीवाद और आधुनिकता। ये जो दो विषय हैं, पूंजीवाद आप समझते हैं, यानी कि पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जहाँ पे पूंजी को महत्व दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो विचारधारा है, जैसे कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद पर आधारित है, और भी अनेकों जो हमारे विकसित कंट्रीज़ हैं, विकसित राज्य हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद पर ही आधारित है। तो पूंजीवाद और आधुनिकता के प्रसार के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी जातिगत रूप से अनेकों बदलाव आए हैं और आ रहे हैं। तो ये हमारा आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगले विषय में, अगले वीडियो में हम जाति का समकालीन रूप यानी कि आज के समय पे, वर्तमान समय पे जाति का रूप किस प्रकार से है और कैसे है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और इनसे संबंधित अपने नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।